हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 6 में हमारा एक टॉपिक चल रहा है बच्चों, ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस कर ली थी बच्चों। और उसी लेक्चर को मतलब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सेल के बारे में और बहुत सी बातें हम जानेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं सेल की ईएमएफ के बारे में। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, अगर किसी बच्चों ने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा तो पहले लेक्चर नंबर 6 देखिए बच्चों, क्योंकि सेल के टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, आज बच्चों हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑलमोस्ट ईयर में आपका, आप चेक करना, पुराने ईयर के पेपर चेक किया करो बच्चों। सेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाते हैं। और सेल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जेई के पेपर देख लो, पुराने नीट के पेपर देख लो, सेल का क्वेश्चन लगभग लगभग ईयर में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने सेल के बारे में जो सबसे पहली बात होती है सेल के बारे में, सेल की ईएमएफ क्या होती है, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ईएमएफ को वर्क डन अपॉन चार्ज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कहते हैं। हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, तो ये बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। आज सेल के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। जैसे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले पहले बता देता हूं बच्चों। आज हम लोग एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस क्या होती है। फिर समझेंगे कि ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। फिर ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। और फिर इस रिलेशन के हेल्प से क्या करेंगे, कुछ ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं उनको, तो सेल के कुछ कर्व वगैरह ड्रॉ करेंगे आज हम लोग। और फिर उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल, जैसे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, तो इसी तरीके से सेल की ग्रुपिंग भी होती है बच्चों, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सेल के बारे में कुछ आज टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए, आगे जाने से पहले आपने पहले ये समझना, क्योंकि आगे के टॉपिक में एक बात आएगी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस को ही डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आगे जो हम फॉर्मूले ड्राइव वगैरह करेंगे उसमें इंटर रेजिस्टेंस की बात आएगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, बाकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है ये तो हम लोग पीछे पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम सेल के बहुत से टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, जिसमें आप सेल की मेकिंग और सबके बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो सेल की इंटर रेजिस्टेंस होती क्या है। तो जैसे मैंने पीछे के लेक्चर में बच्चों बताया था कि किसी मेटालिक कंडक्टर में तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इन जनरल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एक सेल में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, आयंस होते हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक किससे, इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करते हैं। एक सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और वो इलेक्ट्रोड एक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। उसी इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कॉपर सल्फेट है या फेरस सल्फेट है, तो क्या होता है, वो आयन जो आपका कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होकर आयंस में ब्रेक हो जाता है, या फेरस सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाता है। वही आयंस क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं थ्रू दी क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, और ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो आयंस होते हैं वो चार्ज कैरियर हैं, और ये चार्ज कैरियर किसके थ्रू मूव कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसीलिए कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, या रेजिस्टेंस अप्लाइड बोल लो, ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। मतलब जब, है ना, सेल के अंदर करंट कहां फ्लो कर रही है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रही है विद द हेल्प ऑफ आयंस। और इलेक्ट्रोलाइट इन आयन की मोशन का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। उसी अपोज को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटर रेजिस्टेंस लगा कौन रहा है, आपका इलेक्ट्रोलाइट लगा रहा है। और किस के लिए लगा रहा है, आयंस के लिए लगा रहा है। तो इसी मैंने, इसलिए मैं एक बार बोल रहा हूं दोबारा से, इंटर रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे बच्चों, तो बोलते हैं इट इज द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between its electrodes, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो।
तो क्या बोलते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस it is the resistance offered by the electrolyte of a cell, electrolyte of a cell, electrolyte of a cell to the flow of current, to the flow of current, या flow of ions भी कह सकते हो। चलिए हम इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस को करंट कहते हैं तो हम करंट बोल दे रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करती है बच्चों, तो बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कौन लगा रहे, इलेक्ट्रोलाइट लगा रहे, और आयंस की मोशन का पोस्ट कर रहे हैं, बोलिए करंट की मोशन का पोस्ट करे। करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, अब बात ये आई बच्चों कि ये इंटर रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है, या कौन कौन से फैक्टर इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी बात करते हैं। तो अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब फैक्टर की बात करें, ये टॉपिक आया हुआ टॉपिक है बोर्ड में, ठीक है ना, ये पहले आ चुका है बच्चों। टॉपिक कैसे आता है कि इंटर रेजिस्टेंस डिफाइन कर दीजिए एंड राइट एनी 3 और 4 फैक्टर अफेक्टिंग द इंटर रेजिस्टेंस, ये ऑल द फैक्टर भी पूछ सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो समझना कौन कौन से फैक्टर होते हैं। चलिए वन बाय वन इन फैक्टर को लिख लेते हैं बच्चों। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप जानते हो, अभी मैंने बोला कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैसे कॉपर सल्फेट भी होता है, फेरस सल्फेट भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है। तो कॉपर सल्फेट की रेजिस्टेंस अलग होगी, फेरस सल्फेट की रेजिस्टेंस अलग होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट बदलेगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगी। जैसे होता है ना मेटालिक कंडक्टर में, ऐसे कॉपर की रेजिस्टेंस अलग होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस अलग होती है, सबकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट। तो यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और नेचर कोई इनवर्सली डायरेक्टली नहीं होता ना बच्चों, तो यहां ये नहीं बोलेंगे कि इनवर्सली के डायरेक्टली, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आगे के फैक्टर देखेंगे कौन डायरेक्टली कौन इनवर्सली होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर है। फिर सेकंड फैक्टर है, जो रेजिस्टेंस होती है वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। मोर कंसंट्रेशन मोर रेजिस्टेंस, लेस कंसंट्रेशन लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट इज मतलब समझ रहे बच्चों, मैं इंटर रेजिस्टेंस को बोल रहा हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional, it is directly proportional to the concentration of electrolyte, concentration of electrolyte। तो जितनी ज्यादा उसकी कंसेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट, उतनी ज्यादा क्या लगाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस लगाएगा। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड फैक्टर है कि पहले बता दे रहा हूं फिर इसको लिख दूंगा बच्चों। तीसरा फैक्टर है कि इंटर रेजिस्टेंस
दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन है उसकी भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर दो इलेक्ट्रोड दूर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, दो इलेक्ट्रोड पास है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। फिर तीसरा फैक्टर है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the, it is directly proportional to the separation between the electrodes, separation between the electrodes। तो इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर है कि ये कहते हैं ना ऐसे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इमर्ज होते हैं। तो ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है ना, जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज है, उस एरिया की भी क्या होती है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा एरिया इमर्ज होगा, है ना, नहीं सॉरी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया ज्यादा इमर्ज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और एरिया कम इमर्ज होगा तो उसके क्या होगी, इंटर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली, हाँ ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक सेकेंड ना, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली हमने लिख दिया, और ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सेपरेशन इट इज इनवर्सली होती है, सॉरी बच्चों, इट इज इनवर्सली, मतलब मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस, लेस एरिया मोर रेजिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, it is inversely proportional to the area of electrodes, area of electrodes immersed in the electrolyte, immersed in the electrolyte। ठीक है बच्चों, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर फिफ्थ, लास्ट एंड फिफ्थ फैक्टर है, जैसे कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहां रेजिस्टेंस टेम्परेचर क्या होती है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, मानते अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होंगे, ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे, और जब ज्यादा आयन फॉर्म होंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस का कम हो जाना। और अगर टेम्परेचर क्या करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज inversely proportional, it is inversely proportional to the temperature of the electrolyte, temperature of the electrolyte। ठीक है बच्चों, जैसे आपका सेमीकंडक्टर में पीछे हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटती है और घटाने से बढ़ती है, तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट या कह लीजिए सेल में सेम कंसेप्ट लगता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इतने फैक्टर हैं जो आपका इंटर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं बच्चों, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको नोट करिएगा जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चों, चलो ठीक है। ध्यान करना कौन इनवर्सली कौन डायरेक्टली है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली, सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले मैंने एरिया के डायरेक्टली बोल दिया था, सॉरी उसको करेक्ट किया मैंने बाद में, एरिया के इनवर्सली होता है बच्चों, वो डायरेक्टली बोलते हैं, वो डायरेक्टली मैंने बोल दिया था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
और टेम्परेचर की भी क्या है, इन्वर्सली, मतलब दो फैक्टर के डायरेक्टली, दो फैक्टर इन्वर्सली, बाकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। चलो अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं बच्चों। अब हम आगे एक रिलेशन ड्राइव करेंगे किसके बीच में, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो पहले आप ये समझिए बच्चों, एक सेल की ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इस रिलेशन को ड्राइव करने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो हम एक टॉपिक कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और इसको डायग्राम से भी समझ लेंगे बच्चों। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ and terminal potential of a cell and terminal potential of a cell। तो डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, पहले डिफरेंस समझ लिए, फिर बच्चों इन दोनों में एक रिलेशन भी ड्राइव करेंगे, और उन्हीं रिलेशन के हेल्प से हम कुछ ग्राफ भी बनाएंगे, जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो इन दोनों के डिफरेंस के लिए मैं एक डायग्राम भी बना दूंगा बच्चों। उससे पहले एक बात समझ लो, ये चलो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक डायग्राम समझना, जैसे मान लीजिए हम एक सर्किट में एक सेल लगा रहे हैं बच्चों ना। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं बच्चों, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सेल को ऐसे दिखाते हैं बच्चों, ये क्या है, सेल की मैं क्या लिख रहा हूँ, ईएमएफ, और ये सेल की क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इस सेल को ऐसे बॉक्स जैसे दिखाते हैं, मतलब ये एक पूरा एक सेल है। वैसे तो इंटर रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल होती है, लेकिन हम उसको अब इनसाइड द सेल बना नहीं सकते, तो एक्सटर्नली दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। या बहुत जगह पर ऐसे भी करते हैं, है ना, ऐसे दिखाते हैं और सेल के नीचे से एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो इंटर रेजिस्टेंस को ऐसे भी दिखाया जाता है ना, और ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब सर्किट में हमें रेजिस्टेंस दिखानी, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो वो फिर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं आ पाती उस तरीके से अगर आप बनाओगे, ठीक है। आप समझिएगा, और ये की है, और की ओपन है, अभी हमने की को प्रेस नहीं किया है, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, समझना ध्यान से, इसको मान लेते हैं ये टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल क्या है, बी है। क्योंकि अगले डायरेक्शन को आप जब ये डायग्राम समझोगे तो इसी से आप, ठीक है ना, अगले उसको समझ पाओगे बच्चों। चलो इसका एक वो कर लेते हैं ना। हम्म, इसी का एक डायग्राम और बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस डायग्राम में एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें एक क्या करता हूं, की को प्रेस कर देता हूं बच्चों। जब मैं की को प्रेस कर दूंगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगी। और देखो मैंने ऊपर क्या नहीं किया, की प्रेस नहीं की, ठीक बच्चों। ये क्या है, इसे बोलेंगे ओपन सर्किट, और इसे क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट, क्योंकि हमने की को प्रेस कर दिया। करंट क्लोज सर्किट में फ्लो करेगी, ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करेगी।
तो ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल में क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, वैसे तो हमने डिफरेंस लिखा है ऊपर। तो देखिए, कहते हैं कि अभी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो देखिए, एक्सटर्नल सर्किट में भी कोई करंट नहीं और इंटरनल सर्किट में भी कोई, इंटरनल मतलब सेल के अंदर से भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है और एक्सटर्नली भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। और जितनी करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करती है उतनी करंट इंटरनल मतलब सेल के अंदर भी फ्लो करती है। क्यों? कि हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों कि जिस रेट से चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है आउटसाइड द सेल, उसी रेट से चार्ज इनसाइड द सेल लो से कहां जाता है बच्चों? हाई पे जाता है। ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आप करंट कहते हो। तो इसका अंदर जितना जिस रेट से चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है उसी रेट से चार्ज इंटरनल सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल करंट क्या होगी बच्चों? सेम ही होगी। तो देखो, अभी हमने कहा कि हमने की को प्रेस नहीं किया है, तो जब तक आप की को प्रेस नहीं कर रहे हो तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, एक्सटर्नली भी करंट कोई फ्लो नहीं कर रही है और इंटरनली भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो कहते हैं जब तक किसी सर्किट में, है ना, या कह लीजिए जब तक किसी सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो उसके दो टर्मिनल, जैसे ए और बी उसके क्या है? दो टर्मिनल है, तो उसके दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं बच्चों? ईएमएफ। जब तक किसी सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है तो जब तक सेल के दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? ईएमएफ। क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं करेगी कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे? तो आप इसको बहुत तरीके से बोलते हैं बुक्स में, ऐसे भी कहते हैं कि जब तक आपने किसी सेल को किस में लगा दिया? एक सर्किट में लगाया, लेकिन सर्किट को क्लोज नहीं किया, मतलब ओपन सर्किट है। तो आप ये भी कह सकते हो किसी भी ओपन सर्किट में एक सेल के दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? ईएमएफ कहते हैं। तो ओपन सर्किट भी कहते हैं, या कहते हैं कि जब तक कोई सेल यूज में नहीं आ रहा है ना, या जब तक किसी सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही। आप डिफरेंट वे में बोल सकते हो। तो हम इसको, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऐसे बोलो कि जब तक किसी सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है उसके दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ईएमएफ कहते हैं। बाकी ईएमएफ को हमने पीछे लेक्चर चेक करो बच्चों, और डिफरेंट वे में भी हमने ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, उस पीछे भी हमने लेक्चर में पढ़ा है। लेक्चर नंबर इससे पहले 6 देखिएगा। अच्छा ठीक है, तो इस कंडीशन में ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलोगे बच्चों? ईएमएफ बोलेंगे। अब इसी का देखो, हमने जो दूसरे डायग्राम में हमने क्या, की को प्रेस कर दिया। जब की को प्रेस किया तो क्या हो रहा है? सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। यही करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी पास हो रही है, यही करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास हो रही है। जैसे हमने कहा जितना करंट एक्सटर्नल सर्किट में वही करंट सेल के इनसाइड भी है। तो अब क्या हो रहा है? ध्यान देना बच्चों, अब जब ये करंट सेल से पास होगी तो सेल की एक रेजिस्टेंस है, अभी हमने पीछे पढ़ा कितनी, आर। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस? कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों? आई इंटू आर। ठीक ना? और इतने अमाउंट से क्या होगा? ईएमएफ ड्रॉप हो जाएगी, और वो ड्रॉप होके क्या बन जाएगी बच्चों? टर्मिनल पोटेंशियल। देखो ना, जब तक करंट फ्लो नहीं कर रही थी तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा था। जब आपने करंट फ्लो करी तो सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और वही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाने की वजह से ईएमएफ क्या हो गई? ड्रॉप हो गई, और क्या बन गई बच्चों? टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, आप टर्मिनल पोटेंशियल को ऐसे भी कह सकते हो बच्चों। तो देखो, ईएमएफ भी ए और बी के बीच का डिफरेंस है ओपन सर्किट में, और टर्मिनल पोटेंशियल भी ए और बी के बीच का डिफरेंस है क्लोज सर्किट में। तो आप इसको टर्मिनल को कैसे डिफाइन करोगे? तो क्या बोलेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल is the potential difference between the two terminals of a cell when some current is passed through the cell। तो जब करंट पास नहीं हो रही है तो कोई भी लॉस नहीं है, ईएमएफ है, और जब करंट पास हो रही है तो लॉस की वजह से ईएमएफ घट जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल पोटेंशियल। तो बात समझ गए होगे? ठीक है ना? तो ए और बी के बीच का डिफरेंस इधर ईएमएफ है, इधर क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। तो इस बात को मैं लिख देता हूं बच्चों ना, तो क्या बोलेंगे? पहले मैं ईएमएफ को लिख देता हूं कि ईएमएफ क्या होती है। तो क्या बोलते हैं कि ईएमएफ is the potential difference, मतलब ये पहला पॉइंट है, ईएमएफ के लिए बोल रहे हैं। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of a cell, between the टू टर्मिनल, टर्मिनल मतलब ए और बी, सेल के अक्रॉस दो पॉइंट है,
बिटवीन क्या लिखा, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, between the two terminals of a cell when no current flows through the cell, when no current flows through the cell. ठीक बच्चों, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। फिर आया कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक बच्चों, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल को ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल is the potential difference, terminal potential is the potential difference between the two terminals of a cell, between the two terminals of a cell. Terminal potential is the potential difference between the two terminals of a cell when some current, more or less जो भी current है, when some current is passed through the cell, through the cell। समझ रहे बच्चों, तो ये बेसिक डिफरेंस है ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो क्लियर हो गया इस बात से आपको बच्चों। बाकी अभी देखो हम ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल में एक रिलेशन भी ड्राइव करेंगे, पहले इतने को नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है ना। फिर अब हम इन जनरल ईएमएफ को ई से और टर्मिनल पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते, तो हम ई एंड वी में एक रिलेशन भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे नोट करो बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके नोट करो, फिर नेक्स्ट में चलते हैं टॉपिक में। देखो बच्चों, अब वो रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, अब है रिलेशन बिटवीन, मतलब इसका एक फॉर्मूला ड्राइव कर एक तरीके से कह सकते हो, और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे बेस होते हैं बच्चों। रिलेशन बिटवीन ई का मतलब ईएमएफ एंड वी का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनल पोटेंशियल को वी से बोल रहे हैं और ईएमएफ को ई से बोल रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और इस ई और वी के रिलेशन में आर भी आएगा बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए समझना। तो इसके लिए अगेन जैसे हमने भी पीछे डायग्राम बनाया बच्चों, उसी डायग्राम को, है ना, एक बार फिर बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे, जो भी आपने पीछे टॉपिक में डायग्राम बनाया, कुछ वैसी डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किट है, और इस सर्किट में हमने क्या लगाया बच्चों, एक बैटरी और यू कैन से सेल, और ये उसकी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, और एक हमने लगा रखी है की। और की है क्रॉस। ठीक है बच्चों, चलिए आप समझना। तो इस सेल की ईएमएफ कितनी है, ई है, इंटर रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, और सर्किट की रेजिस्टेंस बोल लीजिए या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल लीजिए, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर है, और ये की को नाम दे देते हैं के। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि सेल को आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, इस टर्मिनल को ए मान लीजिए, इस टर्मिनल को बी, जैसा भी हमने पीछे डायग्राम बनाया,
और मान लीजिए सर्किट पे कितनी करंट फ्लो कर रही है बच्चों, आई करंट फ्लो कर रही है ना। ठीक है, कितने करंट है सर्किट में, आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो एक ऐसा सर्किट हमने फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। तो ईएमएफ को हमने ऐसे डिफाइन किया था, ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कहते हैं कि ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग द क्या यूनिट चार्ज, है ना। जैसे आप पहले देखो, इन मूविंग को कह लीजिए, इन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग अ क्लोज सर्किट। मतलब आपने क्या करना है, ऐसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, पहले वो कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, ए से कहां जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, और फिर पॉजिटिव चार्ज बी से कहां जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज सर्किट में मूव करने के लिए जितना वर्क डन होता है, वर्क डन करता कौन है बच्चों, ये बैटरी करती है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द बैटरी इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या अलोंग अ क्लोज या इन द क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए बैटरी जितना वर्क करती है, उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, सेल की ईएमएफ कहते हैं। ये हमने लेक्चर इससे पहले पढ़ा था बच्चों, तो मैं लिख दे रहा हूं, लिखते वी नो दैट, है ना। अब हम एक चीज जानते हैं जो हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा, लिखते वी नो दैट, वी नो दैट, ये हमने पीछे पढ़ा। क्या होता है, ईएमएफ is defined as the work done, is defined as the work done by the cell, or you can say battery, work done by the cell is defined as the work done by the cell in taking unit positive charge, unit positive charge in a closed circuit। है ना, तो किसी भी क्लोज सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में या वहां से वहां ले जाने में, टेकिंग या मूव करने में जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल की ईएमएफ कहते हैं बच्चों। चलो ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने क्या बोला बच्चों, ये होता है वर्क डन, देखो कहते हैं ना कि वर्क डन अपॉन चार्ज, और हम चार्ज को कितना कर दे रहे हैं बच्चों, 1 मान ले रहे हैं, हमने ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यार Q1 हो जाएगा। अगर Q1 हो जाए तो W/1, तो E इज इक्वल टू कितना हो रहेगा, W। और ये W क्या हो रहा है, क्लोज पाथ। W किस में हो रहा है, एक क्लोज पाथ में हो रहा है, W अलोंग द क्लोज पाथ। चलो अब इस पाथ को हम, है तो हमने क्या देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज पहले A से कहां जा रहा है बच्चों, B में जा रहा है, फिर कहां जा रहा है, B से A में जा रहा है। ठीक है, तो इस क्लोज पाथ के वर्क डन को ब्रेक कर लेते हैं, वर्क डन फ्रॉम A टू B, प्लस वर्क डन, इसको W डैश कुछ मान लेते हैं चलो बच्चों, या चलो W रहने दो, हम आगे से लिख तो रहे B/A। समझ रहे बच्चों, पहले हम चार्ज को A से B में ले जा रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं काम, पहले चार्ज यूनिट चार्ज को A से B में ले जा रहे हैं, फिर B से क्या कर रहे हैं, A में ले जा रहे हैं। कहते हैं ना, सेल एक डिवाइस या एक्सटर्नल सोर्स होता है जो चार्ज को सर्किट में, है ना, मूव करने के लिए हेल्प करता है, तो उसी को हम वर्क बोल रहे हैं बच्चों। तो वर्क डन पहले A टू B हो रहा है और फिर B टू A हो रहा है। अच्छा, ध्यान देना बच्चों, आप वर्क डन को, जैसे आप जानते हो ना, हम क्या लिखते हैं आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है बच्चों, हम लिखते हैं ना वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, और अगर चार्ज 1 हो जाए तो वर्क डन कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ना, हम कहते हैं ना वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज,
कहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, और अगर चार्ज 1 हो जाए तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो इस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी को आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी हो जाएगा बच्चों, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं डेल्टा भी लिख दे रहा हूं बी टू ए हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको सर्किट में करंट पता है तो फिर ओम्स लॉ लगा के आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो बच्चों। ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस हो रहा है, आर के क्रॉस हो रहा है भाई। जब ए से बी में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस हो रहा है, आर के क्रॉस हो रहा है। और जब बी से ए में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस हो रहा है, स्मॉल आर के क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर लगा देते हैं बच्चों। तो इसको लिख देते हैं आई आर, समझ ना बच्चों, इसको हम क्या लिख देते हैं, आई आर, और इसको क्या लिख देते हैं, स्मॉल आई आर, क्योंकि जितनी करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रही है उतनी करंट इंटरनल सर्किट में ही फ्लो कर रही है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, आई इंटू स्मॉल आर, समझ रहे हैं, है ना, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, ये एक काम करो, इसको ऐसे भी कर दो बच्चों, फिर आगे ना ऐसा करते हैं, चलो इसको हम V मान लेते हैं, इसको कुछ V डैश, क्योंकि हमें टर्मिनल पोटेंशियल में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A टू B को V मान लिया और B टू को मान लिया बच्चों V मान लिया। एक्चुअली हमें टर्मिनल पोटेंशियल को V लिखना है, तो फिर डेल्टा V नहीं लिखेंगे, तो V लिख दिया मैंने, चलो इसको, तो E। अब इस V को क्या ले सकते हो बच्चों, आई आर, इसको क्या ले सकते हैं, आई इंटू स्मॉल आर ले सकते हैं, देखो आई आर और यहाँ पर आई आर। ठीक है, चलो अब इससे हम करंट निकाल देंगे बच्चों, सर्किट हमारी करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो इसमें से I कॉमन कर लो, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R प्लस R। ठीक है, तो इससे आपकी करंट इन द सर्किट आ जाएगी बच्चों ना, समझ रहे हैं। चलिए, तो पहले आप ऐसा करो बच्चों, इस शीट को भी नोट कर लो बच्चों, पहले इतना नोट कर लो, फिर अगली शीट में चलेंगे। मैं आपको एक शीट नोट कराते आ रहा हूँ कि लास्ट में ऐसा ना मैं भूल जाऊँ, तो एक शीट लिखते जा रहा हूँ, नोट कराते, इसको नोट करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके। अब सुनो बच्चों, ठीक है, तो इससे हमारा आई आ जाएगा, तो देयरफॉर आई हमारी करंट इन द सर्किट आ जाएगी ना, कितना आ जाएगा, देख लो, चेक कर लो एक बार, कितना हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, इन क्वेश्चन में जनरली आपको करंट नहीं देंगे बच्चों, तो आपको करंट निकालनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी करंट आ जाएगी, है ना, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो आर प्लस आर सीरीज में हो गया। ठीक है, अब सुनो बच्चों, ये आई आ गया हमारा। अब इस आई के हेल्प से देखो हम टर्मिनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर देखो, इस V को बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं ना, इस V को क्या बोलते हैं, टर्म, इसे बोलते हैं ईएमएफ, इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, और ये वो लॉस है, मैंने क्या बोला था कि लॉस के बाद, है ना, लॉस होने की वजह से ईएमएफ घटकर टर्मिनल पोटेंशियल हो जाता है। तो ये लॉस अक्रॉस दी क्या है, जो V डैश है, क्या है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए अब एक बात समझते हैं, इसको अभी दो तरीके से ले सकते हैं। देखो, तो अब हम V को क्या लेते हैं बच्चों, आई आर लेंगे, देयरफॉर टर्मिनल पोटेंशियल है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या हुआ, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ जब आपका सर्किट क्या है, क्लोज है। हमने कहा था ना, क्लोज सर्किट में ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ये तो बोलते थे बच्चों कि जब सर्किट क्लोज होगा तो ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये भी टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। तो टर्मिनल पोटेंशियल को आप दो तरीके से ले सकते हो बच्चों, तो देयरफॉर टर्मिनल पोटेंशियल इज, एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, देयरफॉर टर्मिनल पोटेंशियल इज, therefore terminal potential is V and this is equals to, ये A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो IR के बराबर है। अब देखो, इस I की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो therefore V को आप ऐसा ले सकते हो, कितना, E ओवर R प्लस R इंटू R। तो एक तो आप टर्मिनल पोटेंशियल को ऐसे भी ले सकते हो बच्चों, ले सकते हो, इसका एक तरीका और भी है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको हमने आई आर
लिख दिया और आई के लिए लगा दी अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ऑल्सो इसको लिखने का एक तरीका और है बच्चों, इस टर्मिनल पोटेंशियल को एक तरीके से और ले सकते हो। कैसे? ईएमएफ के टर्म में, ईएमएफ यहाँ पर भी आ रही है, या इसको ऐसे ले सकते हो बच्चों। देखो ना हमने क्या लिखा, v देखो E इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश को आप क्या ले सकते हो, आई ले सकते हो, ले सकते हो, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो। ऑल्सो E इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, v, और v डैश कितना हो जाएगा, आई आर। एक बार दिखा देता हूँ बच्चों, देखो इस v डैश को मैंने, इस v को तो ऐसे रहने दिया क्योंकि मुझे टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए, और इस v डैश को मैंने आई आर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इधर देख लो बस। ठीक है, तो हमें v को लिखना है, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू ई माइनस क्या, आई आर। और ये बात मैंने पीछे बोली भी ना बच्चों, ठीक है, कि ईएमएफ ड्रॉप हो जाता है, करंट की वजह से ईएमएफ में ड्रॉप आ जाता है, और ड्रॉप होकर ईएमएफ क्या बन जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ठीक है, देखो इतना ड्रॉप आ गया ड्यू टू क्या, इंटर रेजिस्टेंस, उस ड्रॉप को हमने ईएमएफ में से माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस क्या, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो समझ रहे बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, है ना, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में रिलेशन यूज होती है। चलो इसको भी नोट कर लो बच्चों। अब इसके बाद हम कुछ सेल पे बेस कुछ ग्राफ हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ सेल। तो मैं दो ग्राफ के बारे में बताऊंगा, पहले आप इसे भी नोट कर लो, फिर ग्राफ में चलते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलो अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, ग्राफ पूछे भी जाते हैं। इन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेल, इन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ सेल। एक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, यानी ग्राफ भी कह सकते हो, एक ही बच्चा कर्व बोल लो या ग्राफ बोल लो। ठीक है, तो पहले हम एक ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, किसके बीच का, वी एंड आई के बीच का ग्राफ बना रहे हैं। पहले ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट, इस पे बेस। ये ग्राफ आपको न्यूमेरिकल में भी दिखेगा बच्चों, इसे ग्राफ बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोल लो, ग्राफ बोल लो, एक ही मतलब होता है बच्चों। ठीक है, तो हम एक पहले इसका वी आई ग्राफ बना रहे हैं, जहां वी क्या होता है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल, और आई क्या आपका बच्चों, करंट है। ठीक है, तो इस को बनाने के लिए हमने एक रिलेशन, अभी देखो हमने एक रिलेशन पढ़ी ना बच्चों, इस रिलेशन को यूज कर लीजिए, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो अगर रिलेशन देखें तो v इज इक्वल टू कितना है बच्चों, e माइनस आई आर। अच्छा, इसमें चेक करो क्या फैक्टर कांस्टेंट है, क्या फैक्टर वेरिएबल है इस रिलेशन में बच्चों। तो देखो बच्चों, v वेरिएबल है, टर्मिनल पोटेंशियल है, अगर करंट ज्यादा होगी सर्किट में तो लॉस ज्यादा होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल घट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो लॉस कम होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये वेरिएबल है। ई क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को ईएमएफ कहते हैं। तो मैक्सिमम कांस्टेंट हुआ तो ई कांस्टेंट है। आई वेरिएबल है ना, सर्किट में रेजिस्टेंस बदलेगी तो यानी वोल्टेज बदलेगी तो करंट बदल जाएगी। और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फिक्स है बच्चों। जब हम सेल को मेक करते हैं तो सेल की मेकिंग के टाइम पर उसकी रेजिस्टेंस फिक्स हो जाती है। तो उसमें दो फैक्टर कांस्टेंट है, कौन कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, ई और आर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। बाकी क्या है, वी और आई क्या है आपके वेरिएबल है, और उन्हीं दो वेरिएबल के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूं, v इज इक्वल टू, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, क्या, माइनस आई आर प्लस ई। इस रिलेशन को मैंने ऐसे क्यों लिखा, एक्चुअली मैं इस रिलेशन को, है ना, जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिससे हम स्लोप वगैरह निकालते हैं बच्चों ना। ये हमने पीछे एक न्यूमेरिकल भी किया था बच्चों, तो वहां पर भी रिलेशन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, इससे पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी रिलेशन मैंने बताई थी, जानते हो बच्चों। अब हम क्या करते हैं, देखो हम इस इक्वेशन को कंपेयर द अबव इक्वेशन फ्रॉम
above equation, कंपेयर द इक्वेशन फ्रॉम, किस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं इसको, y इज इक्वल टू कितना, mx प्लस सी से, ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चों, हम इसको किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अगर इससे कंपेयर करें, जहां पर m क्या होता है भाई, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जहां पर m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है, ठीक है, बाकी x एंड y समझते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं बच्चों, ठीक है, तो हमने कहा कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों, स्लोप है, ठीक है ना, और यहां पर हम एक एक्सिस पे v और एक एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे, i प्लॉट करेंगे, तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो स्लोप कितना है, -r है। तो देयरफॉर अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो इस ग्राफ का स्लोप कितना है बच्चों, r, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और किसके बराबर है, -r के बराबर है। देखो ना बच्चों, i का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -r, वो आपका स्लोप है, और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जो c है वो किसके बराबर है बच्चों, e के बराबर है, नहीं है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। बस अब आपको ग्राफ का स्लोप मिल गया और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मिल गया, तो आप ग्राफ बना सकते हो बच्चों। तो ठीक है, हम ग्राफ बना लेते हैं फिर, तो मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, ठीक बच्चों, एक ग्राफ बना लेते हैं, किसका, v वर्सेस i का ना। तो इस एक्सिस पे किसको बना रहे हैं बच्चों, v बना रहे हैं, और इस एक्सिस पे क्या बना रहे हैं, i बना रहे हैं, क्योंकि v i पे डिपेंड करेगा, i v पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, करंट चेंज होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा ग्राफ का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, तो ग्राफ का स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता तो हम ऐसे बनाते लाइन, ठीक है बच्चों, देखो ना, ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा है, और अगर 90 से बड़ा है तो 10 90 से बड़ी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ग्राफ जानते ही, ये तो बहुत जगह आप करते हो। तो स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है बच्चों, और ये स्लोप किसके बराबर है, -r के बराबर है, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो स्लोप है बच्चों, ये ना, ये जो स्लोप है किसके बराबर है, -r के बराबर है, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो गया बच्चों, क्या हो गया, e। तो ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू है बच्चों, नहीं है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो गया आपका, e हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप v और i के बीच का क्या बना सकते हो बच्चों, ग्राफ बना सकते हो। इस ग्राफ पे बेस आपके बहुत से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी बेस क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह देखना, इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ग्राफ देंगे, बोले आपसे इस ग्राफ के हेल्प से ईएमएफ बता दीजिए, रेजिस्टेंस बता दीजिए, करंट की वैल्यू पूछेंगे, ठीक बच्चों। तो एक ग्राफ तो ये हो गया किसके बीच का, वी एन आई के बीच का। अब इसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे हम वी एन आर के बीच में, ये तो वी एन आई के बीच में था, अब हम बना रहे हैं वी और आर के बीच में, पहले से नोट कर लीजिए बच्चों। फिर इसके बाद वी एन आर का ग्राफ बनाएंगे, वी एन कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल का, पहले से नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, चलो अब बना रहे किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन, सेकंड ग्राफ हम बना रहे किसके बीच में, ये ग्राफ हमने बनाया था वी एन आई के बीच में, अब हम वी एन आर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। अब बना रहे बच्चों हम ग्राफ बिटवीन, सेकंड है ग्राफ बिटवीन वी एन आर, ग्राफ बिटवीन वी एंड आर। तो देखो बच्चों, जिनके बीच में ग्राफ बना रहे हो उनके बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वी एन आर के बीच में रिलेशन, देखो अभी हमने पीछे की जगह लिखा बच्चों, चलो मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं, देखो ये दिखा दूंगा। हमने पढ़ा कि वी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल, आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वी इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, होता है। और देखो आई की वैल्यू हमने निकाली, अभी मैं चेक करा देता हूँ आपको, क्या था ना, आई की वैल्यू कितनी आई थी, ई अपॉन, देखो हमने ये लिखा भी है वैसे, इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं दोबारा से एक बार आई के लिए पुट कर देता हूँ, ई अपॉन आर प्लस आर। तो आई की वैल्यू कितनी थी, ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, सॉरी, ये था ई अपॉन आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर,
अब देखो आर दो दो जगह दिख रहे हैं ना, तो दो जगह आर होने से कंफ्यूजन होगा भाई, आर एंड वी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे तो आर को सिंगल करने के लिए, अब देखो मैं इस आर को अगर क्रॉस करूँ तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये आर इसके नीचे आ जाएगा, अब डिवाइड करोगे तो आर प्लस आर वन हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। तो अगर मैं इस आर को, है ना, इसके डिनोमिनेटर में ले आऊँ, डिवाइड कर दूं अलग अलग, तो ऐसा आ जाएगा बच्चों, कितना रहेगा, वन प्लस आर अपॉन आर, ठीक है। मतलब वी को आप ऐसे भी कह सकते हो, वी को आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब समझ लो हम किसके बीच में, वी और आर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो मैं ग्राफ की एक्सिस प्लॉट कर लेता हूं बच्चों पहले। वी वर्सेस आर ना, ये आर हो गया, इस एक्सिस पे क्या दिखाएंगे बच्चों, हम क्या दिखाएंगे, वी दिखाएंगे, क्योंकि वी की वैल्यू आर पर डिपेंड कर रही है बच्चों। देखो अगर क्या होता है, देखो हम ग्राफ को हमेशा बच्चों इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना, तो अगर आर इंक्रीज होगा तो देखो वी आर के क्या है, आप इधर देख लो, वी आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा वी इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, नहीं होगा। अगर मेरा वी इंक्रीज होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, आर इंक्रीज हो गया तो आर के इंक्रीज होने से वी भी इंक्रीज होगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा चलिए फिर हम ठीक है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि आर बढ़ेगा हल्के हल्के, तो क्या होगा, आपका वी बढ़ेगा। देखो जब आर की वैल्यू नियरली जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो बोल रहे हैं, मतलब आर की वैल्यू बहुत लो होगी, अब आर तो कुछ ना कुछ होगा, तो जीरो नहीं बोल रहे, टेंडिंग टू जीरो बोल रहे हैं। जब आर टेंडिंग टू जीरो होगा, ठीक है बच्चों, तो वी टेंडिंग क्या होगा, वी इक्वल टू नियरली जीरो ही होगा, तो वी कितना होगा, जीरो होगा, होगा बच्चों, तो ठीक है। जब आर जीरो होगा तो वी क्या होगा, जीरो, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं कि जब क्या होगा, अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाए, अब देखो ना, पहले हमने कहा कि वी आर क्या था, लगभग जीरो था, तो वी लगभग जीरो था। अब हम बोलेंगे अगर क्या हो जाए कि कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाए बच्चों, देखो तो आर बाई आर कितना हो जाएगा, वन, वन प्लस वन कितना, टू, तो वी कितना हो जाएगा, ई बाई टू हो जाएगा, है ना। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि आर जब बढ़ेगा 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 तो कभी ना कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस के बराबर होगी, उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या होगा, हाफ द ईएमएफ होगा, ठीक बच्चों। फिर ऐसे ही पहले मैं बना दे रहा हूं, फिर अब ऐसी आर बढ़ते बढ़ते अगर टेंडिंग्स टू क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, है ना, ऐसे आर बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, बहुत एक लार्ज रेजिस्टेंस हो जाए, तो देखो आर टेंडिंग्स टू जीरो होगा, तो ना अगर आर टेंडिंग टू जीरो होगा तो देखो अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा बच्चों, इधर देख लो, चलो अगर ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना, तो v किसके नियरली इक्वल हो जाएगा बच्चों, e के बराबर हो जाएगा ना। देखो अगर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो वन प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, तो v टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, e, या v नियरली इक्वल टू e हो जाएगा। कह सकते हो कि v किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, e के बराबर हो जाएगा। और जो v है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्म ना, वन प्लस समथिंग फिर वन प्लस, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज है, तो ऐसे कह सकते हो बच्चों कि जो v है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज आपको नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक टाइम पे जाके ग्राफ फ्लैट जैसा क्यों हो जा रहा है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे आर बहुत हाई हो जाएगा तो फिर वी लगभग लगभग कांस्टेंट जैसा हो जाएगा, नियरली इक्वल टू ई हो जाएगा, मतलब ये आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो ई के बराबर है ना बच्चों। ये ई हो गया, ठीक है ना। और एक स्टेज ऐसी आई थी कि जब कैपिटल आर किसके बराबर था बच्चों, स्मॉल आर के बराबर था, तो उस स्टेज में जो आपका v था वो किसके बराबर था, e बाई टू के बराबर था ना, देखो बच्चों चेक कर लो, ठीक है, समझ रहे, है ना। और जब जब r जीरो था तो v जीरो था, फिर r नॉन यूनिफ, है ना, आपका जब r बढ़ रहा है तो v नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, जब r
कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो रहा है तो वी ई बाई टू के बराबर हो जा रहा है, और जब ये बहुत लार्ज हो जाएगा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो क्या होगा फिर उस केस में आपका क्या होगा, वी नियरली इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ ही है बच्चों, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखना, ग्राफ बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ग्राफ बनाने को आ चुका है बच्चों ऐसे। ठीक है, तो इसके वगैरह ध्यान देना। तो इसको भी नोट कर लो बच्चों। ठीक है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो नोट कर लिए बच्चों, तो ये दोनों ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, सेल के बारे में हमने, जो सेल की थ्योरी एक तरीके से कहते हैं, है ना, वो बेसिक बात हमने सीख ली, है ना। सेल के बारे में इतनी बात थी, पहले हमने सेल के बारे में ईएमएफ के बारे में पढ़ा, आज हमने सेल के बारे में इंटर रेजिस्टेंस, है ना। आज क्या पढ़ा, देखो हमने पहले इंटर रेजिस्टेंस पढ़ा, है ना। सबसे पहले हमने इंटर रेजिस्टेंस की बात की, फिर फैक्टर, किन किन फैक्टर पे इंटर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। फिर क्या बात करी हमने, किस एक सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या थियोरेटिकली क्या डिफरेंस होता है, और फिर वो मैथमेटिकली भी आपने वो बात देख ली, जब हमने ई और बी को क्या किया, इसमें रिलेशन ड्राइव की, तो वी और ई के बीच में रिलेशन भी हमारी आ गई। ठीक बच्चों, इस तरीके से। और देखो इसमें एक बात और है, आप चाहो तो इंटर रेजिस्टेंस से, आपको अगर इंटर रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से इंटर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो बच्चों, है ना। इसी फॉर्मूले से आप इंटर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, चलो वो किसी उसमें देख लेंगे आगे। और फिर हमने किसकी बात की, ग्राफ की बात की ना। ठीक है ना, मैं चलो इंटर रेजिस्टेंस को यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप इस शीट में थोड़ा सा एक चीज और कर लो बच्चों, अगर आप इंटर रेजिस्टेंस निकालना चाहो सेल की, तो एक काम ये भी कर सकते हो बच्चों, जैसे इस रिलेशन को अगर देखें, है ना, इसको अगर ऐसे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई माइनस आई आर लिखा है बच्चों। एक चीज और छोटी सी देख लेते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं, तो आई आर कितना होगा, हम इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आई आर कितना हो जाएगा, ई बाई वी हो जाएगा बच्चों, ई माइनस वी हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा, ई माइनस वी बाई कितना, आई। ठीक है ना, और इस आई को आप देखो ना, v इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं, तो आई को आप v बाई आर लिख सकते हो, इस आई को आप ऐसे भी ले सकते हो बच्चों, क्या, v बाई आर। ठीक है, r क्रॉस होकर ऊपर चले जाएगा, तो आपको एक इंटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ऐसे करके आप इंटर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो एक चीज और ऐड कर लो अपने उसमें, इस शीट को चाहो तो दोबारा नोट कर लो, इतनी छोटी सी एक एडिशनल बात और है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इंटर रेजिस्टेंस भी मिल जाएगी। एक्चुअली न्यूमेरिकल में इंटर रेजिस्टेंस ही पूछते ना, बाकी तो देखो इतने फॉर्मूले, किसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आपके पास, मतलब जिसमें करंट नहीं है, और ई वी और आर की हेल्प से आप इंटर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इस शीट को दोबारा नोट कर लो एक बार दोबारा से। ठीक बच्चों, तो सेल के बारे में इतनी बातें आज हमने सीख ली, और इस आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये मैंने कहा बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब बच्चों सेल के बारे में एक चीज बची है हमारी, जिसे बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल, मतलब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसका आपका एक मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी होती है, उस पर बेस क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो सेल के बारे में एक टॉपिक और बचा है हमारा, और फिर उसके बाद आपके आगे के टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अभी टॉपिक बचे हैं कुछ बच्चों, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं बच्चों इस लेक्चर को, और आज के टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग टॉपिक जो सेल के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ सेल और बाकी मैंने कहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो अगले लेक्चर में बच्चों कवर करेंगे, है ना। और बच्चों देखो, हम हर लेक्चर के एंड में आपसे बोलते हैं कि इन लेक्चर को आप लोग शेयर किया करो, और अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो। अब एग्जाम का टाइम है, ठीक है, तो और बच्चों की हेल्प होगी आपके थ्रू, और कोई बच्चे अगर बाहर रहते हो, ठीक है, आपके जानने वाले जो बोर्ड वाले बच्चों, उनको शेयर करो, जेई नीट वाले बच्चों, क्योंकि जेई और नीट के लिए भी यही बेसिक है। और जो हमारे चैनल को बच्चों देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, जो हमें फॉलो करते हैं या जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना। और बच्चों, आप कोई आपके डाउट हुआ करें, तो मैं बार बार हर लेक्चर में आपसे कहता हूँ, डाउट भी हमें फॉरवर्ड किया करो, हम आपके डाउट भी आगे के लेक्चर्स में लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं, अब जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों आगे के टॉपिक लेकर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।